नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कैंप 2 सूर्यानगर बस्ती में शनिवार को अचानक आग लगने से 120 झुग्गी झोपड़ी जलकर हुई राख। सांसद विजय बघेल ने बेघरों को हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ट्रामा यूनिट ने सीएसएफ के जवान को दिव्यांग होने से बचाया। इस नेक कार्य के लिए एसआर हॉस्पिटल की हो रही सराहना। 108 कलशों को तालाब में किया गया विसर्जित। कलश विसर्जन में माता के जस गीतों पर झूमती रही महिलाएं। खैरागढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने अंतिम दिन किया रोड शो। जीत के लिए पूरी तरीके से झोंक दी अपनी ताकत। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। कैंप 2 सूर्यानगर बस्ती में शनिवार दोपहर अचानक आग लगने से 120 झुग्गी झोपड़ी बस्ती जलकर राख हो गई। जोन 2 कमिश्नर पूजा पिल्लई के मुताबिक इस घटना ने 160 परिवारों के 836 लोगों को बेघर कर दिया। यह आग कैसे लगी, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है। इसलिए दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने घटना की न्यायिक जांच कराने की बात कही। निगम व जिला प्रशासन ने बेघर हुए लोगों को शासकीय हाई स्कूल कैंप 2 में ठहराया है। आज रविवार को सांसद विजय बघेल पीड़ितों से मिलकर उनकी व्यथा सुनी और शासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। आग लगने से एनएच के बगल से बसा झुग्गियों का पूरा क्षेत्र मैदान में बदल गया है। पहले जहां लोगों के घर थे वहां ठेले, साइकिल, फल, सब्जी, कूलर व अन्य घरेलू सामान के अवशेष दिख रहे हैं। लोग कपड़े, पैसे, सामान कुछ भी नहीं निकाल सके। सब कुछ झुग्गी के अंदर ही स्वाहा हो गया। रोज कमाने खाने वाले इन झुग्गी वासियों के सामने एक साथ रोटी, कपड़ा और मकान तीनों का संकट खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन और निगम प्रशासन के समझ में नहीं आ रहा कि इनके व्यवस्थापन के लिए क्या किया जाए। निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे, महापौर नीरज पाल, नीता लोधी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष से लेकर कलेक्टर एसएन भूरे, एसएसपी बीएन मीना सहित पूरे पुलिस महकमे में दोपहर से देर रात तक घटना का मुआयना करता रहा। बस्ती वाले उग्र न हो, इसके लिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर उनके खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं। देर रात निगम के अधिकारी स्कूल पहुंचे। सभी लोगों को कपड़े, साबुन, तेल व अन्य सामान की किट दी गई। व्यापारी संघ ने खाने की व्यवस्था की है। जिस जगह पर यह झुग्गी बस्ती थी वह अलग अलग लोगों की रजिस्टर्ड जमीन थी। निगम से पहले साडा के समय से मंडी में फल बेचने व काम करने वाले लोग यहाँ झुग्गी बनाकर रहते आए हैं। इनकी संख्या इतनी बड़ी थी कि इन्हें यहाँ से हटा पाना कठिन था। आगजनी की घटना के बाद वहाँ से पूरी झुग्गियाँ जल गई हैं। ऐसे में जिन लोगों की वहाँ जमीनें हैं वो लोग भी सक्रिय होने लगे हैं। साथ ही झुग्गी वालों को अब कहाँ बसाया जाएगा, इस बारे में कोई जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। झुग्गी से लगभग 400 मीटर दूर गिरा गैस सिलेंडर का अवशेष आग लगने की घटना से बेघर हो चुके लोगों ने महापौर नीरज पाल से उन्हें फिर से उसी जगह पर व्यवस्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें बांस, बल्ली और टाट पतली दिला दिया जाए ताकि वे लोग दोबारा वहां पर झुग्गी बना सकें। इस बारे में महापौर ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पहले तात्कालिक व्यवस्था होने दीजिए, व्यवस्थापन के लिए कल कुछ तय करके बताया जाएगा। हालांकि झुग्गी वासियों का कहना है कि यदि उन्हें कहीं और बसाया गया तो वो लोग विरोध पर उतर जाएंगे। आग कैसे लगी, इस बारे में अलग अलग बातें कही जा रही है। कोई कह रहा है कि आग गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते गई। कोई कह रहा है कि फलों को पकाने के लिए झुग्गी में कैल्शियम कार्बाइड रखा गया था, उससे आग लगी है। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि उन्हें वहां से हटाने के लिए कुछ लोगों ने यह आग जानबूझकर लगाई है। इस मामले में मजिस्ट्रेटियल जाँच होने के बाद अपने आप सच्चाई बाहर आ जाएगी। यहाँ बहुत दर्दनाक स्थिति है और बहुत बड़ा ये अग्निकांड हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की जान नहीं गई। ये ईश्वर की मर्जी थी और नवरात्रि का पावन पर्व था। दुर्गा माँ और भगवान श्री रामचंद्र का आशीर्वाद था। हादसा तो होना था पूर्व में, ऐसा हम लोग मानते हैं कि जान बचे तो जहान बचे। और अभी सभी परिवारों से हम लोग मिल रहे थे। रात को भी हमारे भाई नीरज पाल जी, बहुत जिम्मेदार हमारे महापौर हैं, यहाँ के विधायक माननीय विद्यारतन सिंह जी, भाई देवेंद्र यादव जी और सभी पार्षद और सभी जिम्मेदार लोग यहाँ आकर मुआयना किए। अधिकारी कर्मचारी भी आए थे, सभी की लिस्टिंग भी हो चुकी है। मुख्य बात यह है कि इनको कैसे हम यहीं पर व्यवस्थापित करें और सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग जन सेवक हैं, जनता की सेवा करने वाले हैं।
तो बिना राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग इसके लिए लगे और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको कैसे यहाँ फिर से एक बार आश्रय मिले। नुकसान तो बहुत हुआ है और नुकसान की भरपाई जितना ज़्यादा हो सके हम सब मिलकर करने का प्रयास करेंगे। बाकी जैसा मैंने पहले ही कहा, जान है तो जहान है। आज किसी के घर में जान नहीं गई, ये बहुत बड़ी बात है। और जो दृश्य दिख रहा है वो बहुत भयावह है। अच्छा, लाइव में दिक्कत है, किसी के घर में कुछ नहीं बचा। हाँ ठीक है, मैं वॉक थ्रू करवाने में तो इसको हम लोग सब मिलके इसमें देख रहे हैं। कलेक्टर साहब भी सक्रिय हैं, एसपी साहब भी सक्रिय हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करके उन तक तो खबर पहुंच गई है। वो भी सतत निगरानी में लगे हुए हैं, निरंतर पूछ रहे हैं। हम सब मिलकर, मैं भी कल रात को 1:30 बजे आया कि तो रात को मैं भी आता, मगर आज सुबह से सबसे मिलने आया और खाने और नाश्ते की व्यवस्था अभी स्कूल में चल रही है। तभी व्यापारी संघ के लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे जो गुरुद्वारा के साथी, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लिए, क्योंकि हमारा भिलाई नगरी ऐसा है एकजुट हो जाते हैं। जहाँ भी कोई तकलीफ आती है तो सब एकजुट होकर बिना धार्मिक भावना को नज़रअंदाज करते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर, इतनी भाईचारा हमारे यहाँ है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। जो पीड़ित लोग हैं उनको सहारा और संबल देने के लिए सब लगे हुए हैं। हमारा पूरे जो ग्रुप का मेंबर है सब यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पहुँचे और आकर पीड़ितों की जो है समस्या सुनी है। यहाँ पर जो देखा गया सबसे बड़ी समस्या खाने पीने को लेकर है और खाने पीने की पूरी व्यवस्था जो है जब तक चलेगा, जब तक सही नहीं हो जाता तब तक कम से कम जो है खाना पीना जो गुरुद्वारे की तरफ से आएगा, सुबह का नाश्ता आएगा, दोपहर का खाना आएगा और रात का खाना आएगा और बीच में भी चाय पानी का भी जो है वो बंदोबस्त किया जाएगा। इसके अलावा जो मूलभूत समस्या है वो कपड़े को लेकर है और उसके बारे में भी अभी सिख पंचायत की मीटिंग होगी, जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कल के बाद उनका भी व्यवस्था किया जाए, कपड़े व्यवस्था की जाएगी, जितना भी ज़्यादा होगा उसकी व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत इस मामले में हर तरह से साथ देगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ है देखने लायक ये है कि प्रशासन से भी यही मांग हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम इन लोगों को जो वहाँ की जो रहने की समस्या है उसके बारे में जो है कम से कम उनको आश्वासन दिया जाए कि उनके लिए क्या किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की तरफ से अभी जितने भी प्रोग्राम हैं खाने पीने से लेकर और कपड़े व्यवस्था तक वो किया जाए। पूरा सिलेंडर फट गए, लोगों के ठेला जल गए, लोगों के पैसे जल गए, सारी चीज़ तो जल गए। 10 से 15 सिलेंडर 20 सिलेंडर और सरकार का क्या कहना है? कहना सारे बच्चे पूरे गरीब लोग को उनको मुआवजा दिया जाए, उनको कुछ पैसा दिया जाए, अपना दूसरी जगह कहीं जाके अपना यहीं पर बनाए, अपना रहें। सब तो जल गए बेचारे लोगों को, क्या रहेगा, क्या खाएंगे? सरकार दे तो अच्छी बात है। क्या व्यवस्था होगा तो रात को दिखे नेता लोग हम लोग भी रोड पे गाड़ी वाली सब जो भी रहेगा बस में फूकेंगे, तापेंगे। हम लोग का हर एक सामान हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बकवास सुनेंगे, नेता परेता आएंगे, देख देख के चले जाएंगे। क्या लग रहा है कुछ ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ट्रामा यूनिट ने एक सीएसएफ के जवान को दिव्यांग होने से बचा लिया। अब जवान पूर्णतः स्वस्थ है और जल्द ही डिस्चार्ज होने वाला है। उक्त आशय की जानकारी एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन संजय तिवारी ने ग्रैंड न्यूज को दी। बताया कि यहाँ के ट्रामा यूनिट ने अपनी एक बार फिर से श्रेष्ठता व्यक्त करने में सफल रहा है। कांकेर में पदस्थ सीएफ का जवान हेमनाथ यादव एक्सीडेंट में अपने पैर की हड्डी तोड़वा लिया था। उसे उपचारार्थ रायपुर के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन कर उसके पैर में प्लेट लगाया गया। प्लेट लगाने से संक्रमण बढ़ा और पैर से मवाद रिसने लगा। नौबत यहां तक पहुंच गई कि उसका पैर काटना पड़ सकता है। मार्च में उसे एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ट्रामा यूनिट में लाया गया। यहाँ पर अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिन्हा ने उपचार करना प्रारंभ किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक सिन्हा, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। एक हेमनाथ यादव जो कि स्पेशल आर्म फोर्स छत्तीसगढ़ में कार्यरत है, धमतरी के रहने वाले हैं। वो उनका एक्सीडेंट हुआ था जनवरी में, जिसके इलाज के लिए वो रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए, जहाँ पे उनका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के 3-4 दिन के बाद से ही उनको ऑपरेशन वाली जगह पे मवाद बनने लगा।
तो मरीज को कुछ दिन वहीं पे भर्ती रखा गया, अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा ड्रेसिंग उनकी की गई, पर मवाद जो है वो कभी कम नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मरीज की छुट्टी कर दी गई, ये बोला गया उसको कि आप ड्रेसिंग कराते रहिए, ठीक हो जाएगा। और ऐसे काफ़ी दिन तक मरीज को मवाद आता रहा। मरीज गया वहाँ पर, दोबारा अस्पताल में भर्ती हो गया, फिर भी अस्पताल में ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मरीज कई अस्पताल में भटका और 19 मार्च को होली के दूसरे दिन मरीज हमारे पास एसआर हॉस्पिटल में इलाज के लिए आया। तो हमने अपनी जांच में ये पाया कि जो ऑपरेशन की जो जगह थी जहाँ पे प्लेट लगाया गया था, वहाँ पे संक्रमण हो गया था और बुरे तरीके से वो फैल भी गया था। तो हमने ये डिसीजन लिया कि इसका प्लेट हम निकालेंगे और प्लेट की जगह पे बाहर से रॉड लगा के पैर की लंबाई को मेंटेन करके रखेंगे। जब हमने ऑपरेशन के लिए मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लिया तो हड्डी की जो स्थिति थी वो देख के ऐसा लग रहा था कि शायद मरीज का पैर काटना पड़ेगा। क्योंकि मरीज की उम्र सिर्फ 32 वर्ष है, वो सेना का जवान है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो ये डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल था हम लोगों के लिए। तो हमने क्या किया, उस समय प्लेट निकाल दिया और अच्छे से मरीज के पैर की सफाई कर दी और बाहर से एक रॉड लगाया और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में यहाँ पे हमने मरीज को भर्ती करके रखा। अभी जो मरीज की स्थिति है वो बहुत बेहतर है। आज हम मरीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं और करीब 14 दिन 15 दिन से उसको ऑपरेशन की जगह में कोई भी संक्रमण के लक्षण नहीं है, कहीं पे भी मवाद नहीं है और कोई बुखार नहीं है। जैसा कि मरीज के यहाँ पे भर्ती होने के पहले बुखार आ रहा था और उसकी किडनी की जो स्थिति थी वो भी बदल रही थी, मरीज किडनी फेलियर में भी जा सकता था। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि एसआर अस्पताल जो है वो तत्पर है मरीजों की सेवा के लिए। हम लोग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यहाँ पे इलाज कर रहे हैं और हमारे प्रयासों से एक जवान का जो पैर है वो कटने से बच गया है। धन्यवाद। कांकेर में पदस्थ हेमनाथ यादव को आईसीयू में रखा गया, जहां पर ट्रामा यूनिट के डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिन्हा, एनेस्थीसिया आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख जवान की हालत पर सूक्ष्मता से नजर रखे हुए थे। कुछ दिनों के अंतराल में मरीज के पैरों का ऑपरेशन अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिन्हा ने किया। एक और उसके पैर को काट देने की बात कही जा रही थी, वहीं एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने अपनी उपादेयता एक बार और सिद्ध कर दी। आज हेमनाथ यादव की आंखें सब कुछ बयां कर रही है। दिव्यांग होने से बचाने के लिए वो यहाँ के ट्रामा यूनिट के सभी चिकित्सकों व स्टाफ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया है, अब डिस्चार्ज होकर अपने परिजनों व साथियों से मिलने बेकरार है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता एसआर हॉस्पिटल में मेडिकल अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ एवं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के भी मरीज देखता हूँ। विगत कुछ दिनों में हमारे पास कई विभागों के क्रिटिकल मरीज भर्ती हुए हैं जिनको हमने सफलतापूर्वक इलाज करके भेजा है, जिसमें हेड इंजरी के पेशेंट्स, गायनिक के पेशेंट्स और ऑर्थोपेडिक के पेशेंट्स भी भर्ती हुए। हमारा हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक मरीजों के ट्रीटमेंट में एक विशेष जगह बना चुका है और कई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को हमने यहाँ पर ठीक करके भेजा है। आपने जैसे सुना, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने इस मरीज के बारे में जानकारी दी है। यह एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसमें पैर कटने की नौबत आ सकती थी, लेकिन पेशेंट्स और सही तरीके से उसके इलाज के दौरान इस मरीज के पैर बच गए हैं और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इसी तरह हमारे अस्पताल में कई कॉम्प्लिकेटेड गायनेकोलॉजी के पेशेंट्स भी भर्ती हुए हैं जिन्हें अच्छी तरह से सफलतापूर्वक भेजा गया है और न्यूनेटल आईसीयू भी है जहाँ पे बच्चों के कॉम्प्लिकेशन जो पैदा हुए हैं उनको भी हमने वेंटिलेटर से निकाल कर सही सलामत भेजा है। आज हमारे अस्पताल में विभिन्न जगह पे कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम गांव में घुसकर उन मरीजों का इलाज कर सके जो हॉस्पिटल ना आ सकता हो। इसी तरह से हमारे अस्पताल में 24 घंटे सारे फैकल्टीज के डॉक्टर्स उपस्थित हैं और ट्रॉमा के पेशेंट्स जो रोड एक्सीडेंट्स में आते हैं उनको भी हमने काफ़ी सफलतापूर्वक इलाज करके भेजा है। विशेषकर पॉलीट्रॉमा के केसेस जिसमें कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, हड्डी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट हो गया, न्यूरोसर्जरी हो गया, ये सारे स्पेशलिस्ट हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। और यह जो पेशेंट को हम आज ठीक करके भेज रहे हैं, यह एक यंग पेशेंट था जिसको इन्फेक्शन की वजह से पैर कटने की नौबत आई थी, लेकिन सही तरीके से इलाज एवं मरीज के कोऑपरेशन के द्वारा भी हमने उसको सफलतापूर्वक घर भेजने में सक्षम हुए। आने वाले दिनों में एसआर हॉस्पिटल आप सबके ट्रीटमेंट के लिए तत्पर है और किसी भी तरह की कोई अगर
जरूरत पड़े हम 24 घंटे आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ओके। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थेशिया तथा आईसीयू इंचार्ज एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। एक हेमनाथ यादव नामक सीआरएफ जवान हमारे यहाँ मार्च महीने में एडमिट हुआ था। इस मरीज़ का ऑपरेशन करीब 2-3 महीने पहले मतलब जनवरी में रायपुर के किसी अस्पताल में किया गया था। मरीज के एक्सीडेंट में दाहिने जांघ की हड्डी टूट गई थी, जहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन करके अंदर रॉड बिठाया हुआ था। मरीज जब हमारे पास आया तब उसके घाव में से मवाद आ रहा था, पैर के घुटनों में बड़ा सा घाव बन गया था, अंदर की हड्डी नज़र आ रही थी, मरीज को बुखार आ रहा था। ऐसी स्थिति में मरीज का पैर बचाना एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि वो सेना का जवान था, घर का इकलौता कमाने वाला मर्द था, उसका पैर बचाना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में हमने इस चैलेंज को स्वीकारा। हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीपक सिन्हा ने डिसीजन लिया। हमने उनको ऑपरेशन थिएटर में लिया, पैर का जो प्लेट अंदर लगा हुआ था वो निकाला गया, अंदर से मवाद जो निकल रहा था उसे पूरी तरीके से साफ़ किया गया। उसके बाद करीब 14-15 दिन मरीज हमारा आईसीयू में भर्ती था। मरीज को एक वैक्यूम ड्रेसिंग नामक एक विशेष ड्रेसिंग होती है जो आईसीयू में प्रोवाइड की गई, जिसके द्वारा हड्डी के अंदर तक घुसा हुआ जो मवाद था वो पूरे तरीके से हमने खींच के बाहर निकाल दिया। आज मरीज पूर्णतः स्वस्थ है, किसी भी तरह संक्रमण के लक्षण उसमें नहीं पाए गए हैं और मरीज का जो घुटने का घाव था वो भी पूरी तरीके से भर गया है। तो हमें खुशी है कि एक सेना के एक जवान के पैर बचाने में एसआर हॉस्पिटल सफल रहा है। मेरी जनता से अपील है कि एसआर हॉस्पिटल इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। हमारे यहाँ सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम है, कार्डियक सर्जन, न्यूरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जन तथा मैं खुद आईसीयू इंचार्ज हूँ। तो मेरी आप लोगों से विनती है, अगर किसी भी तरह की दिक्कत आपको आती है, अगर यदि कहीं बाहर आप अस्पताल में आप अपने ट्रीटमेंट से संतुष्ट नहीं हैं या फिर वहाँ पे आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें सेवा का मौका दें। धन्यवाद। मेरा नाम हेमनाथ यादव सर, कैंकर जंगल और कॉलेज। 28 जनवरी को शाम को रायपुर महादेवा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में नहीं थोड़ा मवा टाइप का आ गया था, तो उससे घाव बन गया। वहाँ माँ से कांटे थे तो थोड़ा ज़्यादा घाव मेरा ठीक नहीं हो पाया वहाँ। उसके बाद मैं घर छुट्टी में घर आ गया तो फिर पता चला कि यहाँ दुर्ग में यहाँ हॉस्पिटल है एसआर करके, तो फिर यहाँ पर आ गया इलाज करवाने के लिए। यहाँ इलाज तो ठीक है अभी। जी सर, मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे पैर को कटने से बचा दिया। मेरा नाम गीता यादव है। मैं अपने पति का इलाज रायपुर में महादेव हॉस्पिटल में कराई थी, तो वहाँ का इलाज अच्छा नहीं लगा हमको, थोड़ा उसमें सक्सेस नहीं दिखा, तो हम ऐसा हॉस्पिटल में लाए और यहाँ का इलाज मेरे पति का पैर कटते कटते बच गए। यहाँ के डॉक्टर लोग तो बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। जी ठीक। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। कैंप 1 में श्री राम जन्म उत्सव पर उनकी प्रतिमा को पालकी में लेकर नाचते गाते पानी टंकी से कल्याण श्री राम जानकी मंदिर समिति के तत्वाधान में श्री राम भक्तों का रेला नगर भ्रमण कर वापस मंदिर पहुंचा। श्री राम प्रकाट्य दिवस पर कल्याण श्री राम जानकी समिति द्वारा भव्य आयोजन किया गया। सुबह जहां पालकी रैली निकली, वहीं संध्या 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक भंडारा रखा गया, जिसमें हलवा सहित भोजन कराया गया। श्री कल्याण राम जानकी मंदिर समिति आप सभी राम जी के भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। यह हमारा मंदिर में श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद शानदार चौथा वर्ष है। ये बहुत पुरानी नींव है, हमारे पूर्वज करीब 20-25 साल से यहाँ पे नींव बनाई थी। पिछले 4 वर्षों से हम श्री रामनवमी की पूजा बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं। हमारे समिति के सदस्य सब बहुत अच्छा सहयोग करते हैं और हमारे सारे मोहल्ले वासी भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। जय श्री रामनवमी के पावन अवसर पर आज श्री कल्याण राम जानकी मंदिर प्रांगण में आज भव्य शोभा यात्रा निकाला गया और इसी के पश्चात आज शाम को मंदिर प्रांगण में ही भव्य भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
सिख समाज के धर्मगुरु के 400 साल पूर्ण होने पर उनकी जयंती को शताब्दी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें एक यात्रा का आयोजन किया गया जो कि रायपुर से शुरू होकर प्रदेश भर का भ्रमण करते हुए रायपुर में समाप्त होगी। सिख समाज के धर्मगुरु के 400 साल पूरे होने पर सिख समाज के द्वारा उसे शताब्दी वर्ष के रूप में मनाते हुए भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। रैली का आयोजन रायपुर से किया गया, जिसका उद्देश्य प्रदेश भर में शांति, सद्भाव एवं सेवा का संदेश पहुंचाना रहा। यात्रा रविवार को दोपहर करीब 2 बजे दुर्ग के राजेंद्र पार्क पहुंची, जहां पर दुर्ग के सिख समाज ने यात्रा का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया व जगह जगह सेवा पंडाल लगाए गए, जिसमें शरबत व अन्य खाने पीने की चीजों को रखा गया एवं उसका वितरण किया गया। रैली को लेकर सिख समाज के लोगों ने मीडिया को कुछ इस तरह की जानकारियां दी। संयोजक सिख समाज छत्तीसगढ़ और गुरुद्वारा स्टेशन रोड रायपुर, जहां से यात्रा प्रारंभ हुई है, वहां का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाश पर्व हो रहा है और उसका एक संदेश लेकर कल हम रायपुर से पूरे छत्तीसगढ़ की यात्रा पे निकले और बड़ी खुशी की बात है कि हर जगह हमारे सिख समाज के लोगों में बहुत उत्साह है। और जैसा कि 9वें गुरु का जो बलिदान है, सभी जानते, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उसको मुख्य रखते हुए छत्तीसगढ़ के सभी समाज के लोगों तक के संदेश पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आज सब दूसरे दिन लगातार इस बात का अनुभव हो रहा है कि पूरे प्रदेश में उनके प्रति बहुत एक भक्ति भावना भी है, सम्मान भी है और सभी धर्मों को लेकर चलने की एक भावना के साथ हम ये संदेश यात्रा लेकर चल रहे हैं। इस संदेश यात्रा में उनके जीवन के, उनके कार्यकाल के, उनके जीवन काल के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के उपदेश हैं और एक बहुत छोटा गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप जो कि विश्व में सबसे छोटा स्वरूप है, उसे लेकर छत्तीसगढ़ की जनता के दर्शन करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। महेंद्र चावड़ा, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग और संयोजक सिख समाज छत्तीसगढ़। सिख समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा संदेश यात्रा गुरु तेग बहादुर साहब जी की 400वीं जयंती को समर्पित करते हुए निकाली जा रही है। कल 9 तारीख को कीर्तन समागम रायपुर में हुआ और उसके बाद आज हम लोग संदेश यात्रा लेकर भिलाई दुर्ग पहुंचे। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष और तमाम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्षों ने यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्था की है, बहुत ही साधुवाद के पात्र है। और संदेश यात्रा राजनांदगांव के लिए रवाना होगी, डोंगरगढ़ में विश्राम होगा और इसके बाद ये 19 तारीख को इसका समापन होगा। कल डोंगरगढ़ से यात्रा कवर्धा के लिए रवाना होगी, उसके बाद दूसरे दिन बिलासपुर, तीसरे दिन हम लोग कोरबा पहुंचेंगे, उसके बाद पेंडा रोड होते हुए अंबिकापुर और अंबिकापुर से रायगढ़, सरायपाली और खरियार और धमतरी होते हुए फिर से रायपुर 19 तारीख को पहुँचेगी। और एक बड़ा समागम 23 तारीख और 24 तारीख को राजधानी के रायपुर में हम लोग करने जा रहे हैं, साइंस कॉलेज के मैदान में। छत्तीसगढ़ की सभी सिख संगतों से अपील है कि उस समागम में अवश्य पहुँचे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो संदेश यात्रा आ रही है, ये मतलब रायपुर से मेरे हमारे बड़े वीर भाई साहब का बहुत बहुत उपराला है, सावड़ा जी का, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ को एक माला में पुरो रहे। सभी गुरुद्वारों में हर जगह ये संदेश यात्रा को पहुँचा रहे हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो रायपुर संगत का, जो साथ में सभी को जोड़ रहे हैं। और इस 400 साल प्रकाश दिहाड़े का लख बधाई हो सभी संगतों। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरविंदर सिंह खुराना, प्रधान सेवादार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग। हम दुर्ग की समूह साध संगत, दुर्ग भिलाई की समूह साध संगत, सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई महेंद्र सिंह छाबड़ा जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये उपराला किया। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का जो ये शताब्दी 400 साल शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है, उसमें इन्होंने ये उपराला किया कि समूह छत्तीसगढ़ में इस शताब्दी यात्रा को इन्होंने पूरा यात्रा को घुमाने का एक प्रयत्न किया, जिसमें समूह साध संगत, ना सिर्फ सिख धर्म, पूरे धर्मों का इसमें सहयोग रहता है कि वो सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के दर्शन कर सकें और जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी की शहीदी जो इस सिख समाज को कायम रखने के लिए दी गई थी, उन तक ये बात पहुंच सके, उसका ये उपराला पूरे सिख समाज ने किया है। हम सभी दुर्ग की समूह साध संगत, हमारे महेंद्र सिंह छाबड़ा जी और उनके पूरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये उपराला किया और आगे भी हम वाहिगुरू जी से अरदास करते हैं कि वो ये उपराला करते रहें, ताकि समूह सिख समाज एक धर्म में होकर इकट्ठे होकर ये अपना जो गुरु महाराज जी ने ये आदेश दिया था कि सभी धर्म एक हैं, उनका ये पालन कर सकें। रेड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।
रामनवमी के अवसर पर भगवान राम के जन्म उत्सव को मनाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसी कड़ी में दुर्ग विधायक अरुण वोरा के द्वारा श्री राम जन्म उत्सव को लेकर बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं व पुरुष सभी सर पर भगवा रंग का साफा बांधे जय जय श्री राम के जय घोष के साथ शहर भ्रमण करते हुए नजर आए। आपको भी दिखाते हैं रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा की कुछ खास झलकियां। जन्मे अवध में राम मंगल गौरी, दो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गौरी। कौशल्या रानी को सब दो बधाई, आई रे आई घड़ी शुभ ये आई, मिलके चलो रघुधाम संग मेरे आओ रे। मिलके चलो रघुधाम संग मेरे आओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गौरी, दो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। दुर्ग के नयापारा स्थित शीतला माता मंदिर में 9 दिनों तक विराजित दुर्गा मां के समक्ष रखे गए ज्योति कलश को आज पूरी भक्ति भाव के साथ विसर्जित किया गया। दुर्ग के नयापारा शीतला मंदिर में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में मां दुर्गा की आराधना की गई और माता के समक्ष 108 ज्योति कलशों को भी रखा गया था, जिन्हें रामनवमी के दिन पूरे भक्ति भाव के साथ विसर्जित किया गया, जिसमें महिलाएं एक जैसी साड़ी पहनकर कलश को सिर के ऊपर रखकर तालाब में ठंडा करने पहुंची। इस बीच माता के जसगीत पर लोग झूमते रहे और अंत में सभी ज्योति कलशों को नयापारा सहित तालाब में विसर्जित किया गया। कलश विसर्जन को देखने बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा और पूरा माहौल माता रानी के जसगीत में झूमता नजर आया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रिसाली के अनेक क्षेत्रों में 9 दिन तक चले नवरात्र उत्सव का समापन आज ज्योति कलश व जवार विसर्जन के साथ हुआ। माता के जस गीतों के धुन पर श्रद्धालु झूमते हुए नजदीकी तालाब तक पहुंचे और जवारा विसर्जित किए। दोपहर बाद शुरू हुआ यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। आज नवमी का दिन है। पहले तो सभी मेरे मड़ौदा वासियों को सबको नवरात्रि की नवमी की रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और यहाँ बहुत अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है माँ शीतला समिति में। यहाँ समिति के लोग भी बहुत अच्छे से जागरूक हो के सब इतना अच्छा प्रोग्राम करवा रहे हैं, हवन का, भंडारा का। और यहाँ 100 से 150 से 200 तक के ज्योति कलश है। यहाँ ज्योति कलश की भी व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पा रही है, इसकी व्यवस्था अच्छे से करना है आने वाले समय के लिए। और बहुत बढ़िया यहाँ का प्रोग्राम रहा। मैं खुद यहाँ ज्योति जलाती हूँ, कलश यात्रा करी अभी आए, बहुत अच्छा हुआ। माता रानी की आशीर्वाद से ही मैं अभी पार्षद और MIC सदस्य बनी हूँ। जी धन्यवाद।
डॉक्टर साहब दुर्ग ग्रामीण के सभी गांवों में भी चैत नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की सेवा और आराधना के बाद विसर्जन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। माता के सेवा गीत के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता की विदाई देने के लिए पहुंचे। गांव की महिलाएं सिर पर जोत जवारा लेकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए सभी देवी देवताओं से विसर्जन की अनुमति लेने पहुंची। इसके पश्चात झूमते गाते गांव के तालाब में जोत जवारा का विसर्जन किया गया। विसर्जन के ऐसे आयोजन में गांव के सरपंच, जनपद सदस्य व मंदिर समिति के सदस्य एवं ग्रामीण जनों का आपसी तालमेल व सहयोग देखते ही बनता है। समीपस्थ ग्राम रसमड़ा में भी जोत जवारा का विसर्जन हुआ। इस बारे में गांव के प्रमुख जनों ने बताया। हमारे नवरात्रि में हमारे गांव में ज्योति कलश का स्थापना किया गया था। लगभग 110 ज्योति कलश स्थापना किया गया था, जो प्रतिवर्ष हर साल यहाँ किया जाता है और अच्छे से सद्भावना से मनाया जाता है नवरात्रि यहाँ। उसके बाद अभी विसर्जन का कार्यक्रम हुआ नवरात्रि का। उसमें सब खिचड़ी का प्रसाद, खीर वीर सब वितरण किया जाता है। दुर्ग ग्रामीण से वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। मरोदा पाटन मुख्य मार्ग पर बने ब्रिज के नीचे अव्यवस्थित तरीके से लगाए जा रहे बाजार को व्यवस्थित करने के लिए निगम प्रशासन द्वारा प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए रिसाली महापौर शशि सिन्हा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू, सभापति केशव बंछो ने स्टेशन मरोदा क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान महापौर ने बाजार को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। मरोदा ब्रिज के नीचे साप्ताहिक बाजार के अलावा हर रोज लगने वाला बाजार लोगों के आवागमन की परेशानी का कारण बनता जा रहा है। श्रमिक बाहुल्य होने की वजह से हर रोज साप्ताहिक बाजार सा माहौल रहता है। ब्रिज निर्माण के बाद फुटकर व्यापारी अब सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से पसरा लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं। अव्यवस्थित तरीके से बाजार लगने की वजह से जाम की स्थिति रहती है। निरीक्षण के समय MIC सदस्य चंद्रभान सिंह ठाकुर, गोविंद चतुर्वेदी, विलासराव बोरकर, अनूप डे, सनीर साहू, परमेश्वर कुमार, सोनिया देवांगन, ईश्वरी साहू, पार्षद रेखा देवी, डॉक्टर सीमा साहू, जमुना ठाकुर, डोमन लाल बारले, निगम आयुक्त आशीष देवांगन आदि उपस्थित थे। ब्रिज के नीचे खाली जमीन होने से यहाँ पर पूरे समय छांव रहती है, जिसकी वजह से कुछ लोग चटाई व तालपत्री से ब्रिज के नीचे खाली जमीन पर अतिक्रमण करने लगे हैं। महापौर ने अतिक्रमण को देख बाजार को व्यवस्थित करने निर्देश दिए हैं। स्टेशन में ओवर ब्रिज के जितने भी लोग गरीब जो व्यवसाय करते हैं, सब्जी का या मसाला का या कोई भी प्रकार का धंधा जो करते हैं गरीब लोग, उन लोगों को हम लोग चाहेंगे नगर निगम के तरफ से, नगर निगम रिसाली के द्वारा व्यवस्थापन दिया जाएगा। उनको जैसे गुमटी होता है उस टाइप से गुमटी बना के छोटा छोटा उस टाइप का दिया जाएगा, जैसे आपका टंकी मरोदा में दिया गया है और अभी डुंडेरा में दिया गया है, उस टाइप का अपन लोग उसको चाह रहे हैं। शासन से मांग करेंगे, हमारे मंत्री जी को अवगत कराया जाएगा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बाजार के अंदर बैठते हैं उनका चौरा बना हुआ है और जो जिनके पास चौरा नहीं है वो बाहर बैठते हैं, तो उन्हीं लोग को व्यवस्था किया जाएगा। जिनका चौरा है उनको नहीं, जो बाहर बैठते हैं उनको व्यवस्था किया जाएगा, जो अंदर जो है वो अंदर में बैठेंगे। सब्जी बेचने के लिए या फल वल लगा के बैठ रहे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि उनके लिए एक स्थायी जगह व्यवस्थित करें, जिससे कि उनका अच्छा काम हो, रोजगार बढ़े और अच्छा काम भी चले और स्थायी रूप से रहें वो लोग। अभी नहीं बना है, हमारा नया नगर निगम बना हुआ है रिशाली, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे रिशाली में भी सभी प्रकार की व्यवस्था बने, सब्जी मंडी बने, व्यापारियों को थोड़ा लाभ हो इस चीज़ के। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। चैत नवरात्रि पर्व प्रारंभ होते ही चारों ओर श्रद्धा, भक्ति व उत्साह का माहौल बना रहा। दुर्ग के न्यू आदर्श नगर में भी माता कात्यायनी की आराधना के लिए देवी मंदिर में मनोकामना के लिए बड़ी संख्या में वैदिक मंत्रों उच्चार के साथ ज्योति कलश की स्थापना हुई। कहा जाता है कि यहाँ पर अपनी शादी करवाने के लिए मनोकामना को लेकर आते हैं कुंवारी कन्याएं और अविवाहित पुरुष। न्यू आदर्श नगर दुर्ग में स्थित मां कात्यायनी देवी के मंदिर में भी 9 दिनों तक भक्तों का तांता लगा रहा। माता का यह मंदिर इस बार 187 ज्योति कलश से जगमग हुआ और विशेष साज सज्जा भी की है। 9 दिनों से मंदिर में सेवक पूरे तन मन से माता की सेवा में समर्पित रूप से लगे हुए हैं। मंदिर के पुजारी पंडित मनोज शर्मा ने बताया कि नवरात्रि के दिन मां कात्यायनी के स्वरूप को समर्पित होता है, इसलिए कोई कन्या या अविवाहित लड़कियां अपनी शादी के लिए विशेष मनोकामना के साथ आराधना करती हैं, तो वह अवश्य सिद्ध हुआ है।
ऐसी सिद्ध दात्री है माता कात्यायनी देवी का यह मंदिर। 9 दिनों के आयोजन के विशेष में पंडित जी ने बताया। पंडित मनोज शर्मा निवास है न्यू आदर्श यहाँ पद्मनाभपुर दुर्ग में। यहाँ मैं पुजारी हूँ और शुरू से मैं ही पुजारी हूँ यहाँ। शुरू दिन घट स्थापना हुआ शनिवार को 2 तारीख को 11:36 से 12:24 के बीच। उसके बाद वेदी पूजन हुआ और जजमान बैठे अपना 2.5-3 घंटे करीब पूजा हुआ। रोज़ सुबह शाम 7 बजे करीब आरती होता है। पंचमी के दिन, अच्छा आप पूछे तब बताएं सर। पंचमी के दिन माता जी का विशेष श्रृंगार हुआ। 6वां दिन माँ कात्यायनी का तिथि रहता है, उस दिन विशेष पूजा हुआ। और ये कात्यायनी माता की पूजा ऐसा है कि कुंवारी कन्या है, जो लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है, माता जी का पूजा करने से विशेष फल मिलता है। और इनके बारे में ज्योतिष लोग भी सलाह देते हैं, जैसे शैलेंद्र पांडे है, वो भी कई लोगों को भेजे, इस कारण बता रहा हूँ मैं जी। और अष्टमी हवन हुआ आज शनिवार को 9 तारीख को, दुर्गा अष्टमी हवन हुआ। कल मंदिर में विसर्जन होगा कलश का संध्याकालीन में 5:30-6 बजे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। राजपूत क्षत्रिय महासभा राहटादाह के लिए आगामी 16 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जिसके लिए नामांकन की कार्यवाही रविवार को दुर्ग के शंकर नगर स्थित महाराणा प्रताप भवन में प्रारंभ हुई। दुर्ग के शंकर नगर स्थित महाराणा प्रताप भवन में राजपूत क्षत्रिय महासभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया रविवार को की गई, जिसमें राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि राजपूत क्षत्रिय महासभा का चुनाव प्रत्येक 3 वर्षों में किया जाना तय किया गया है। इसी के तहत आगामी 16 अप्रैल को चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मतदान किया जाएगा, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों ने ही अध्यक्ष पद व अन्य पदों के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। अन्य पदों के लिए भी समाज के वरिष्ठ जनों ने नामांकन भरा है। कार्यकारिणी सदस्य देवनारायण सिंह राजपूत की जानकारी के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया कराना मात्र एक परंपरा को पूरा करना है, क्योंकि बीते वर्षों के पदाधिकारियों के कार्यों से समाज का प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट है। इसलिए सभी प्रत्याशी इस वर्ष निर्विरोध चुने जा चुके हैं। ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत व सीमा राजपूत ने बताया कि आगामी दिनों में समाज को और अधिक मजबूत करने कार्य किए जाएंगे। साथ ही महिलाओं को आगे लाने एवं उनके विकास के लिए नई योजनाएं बनाई जाएगी। क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ राहटादाह वार्षिक चुनाव हो रहा है। आज नामांकन का प्रक्रिया चालू हो गया है। 16 तारीख को चुनाव है। सामूहिक हुआ कराते हैं हम लोग, हर साल सामूहिक हुआ कराते हैं। और बहुत सारे योजनाएं हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। परिचय राजेंद्र सिंह राजपूत, अध्यक्ष। चुनाव 3 साल में होता है और मैं अध्यक्ष पद पर खड़ी हूँ। मैं महिलाओं को आगे कुछ करना चाहती हूँ कि जो क्या है, बहुत कुछ पिछड़ा है हमारे समाज में, जैसे विधवा हुआ है और उनके लिए आगे सामूहिक शादी वगैरह में जो है उसके लिए और कुछ सीखने के लिए उनको ये सब उनके लिए करना चाहती हूँ आगे भी। और कुछ हम लोग मीटिंग होता है उसमें सब ये सब प्रस्ताव रखूँगी, जागरूक करना चाहूँगी। फिलहाल चुनावी प्रक्रिया में कोषाध्यक्ष के लिए राजेंद्र सिंह राजपूत, सचिव पद के लिए ठाकुर दिनेश सिंह राजपूत, उप सचिव पद के लिए देवेंद्र सिंह राजपूत, युवा अध्यक्ष के लिए दीपक सिंह राजपूत व अन्य विभिन्न पदों के लिए अपनी दावेदारी समाज के अन्य लोग पेश करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। 2 साल बाद कोरोना का प्रकोप खत्म होते ही देवालयों में भक्त जनों की भीड़ चैत नवरात्र में देखते ही बनी। अष्टमी के दिन कन्याओं को भोग लगाने के लिए मंदिर प्रांगण में लोगों की भीड़ लगी रही। विगत 2 सालों से कोरोना के प्रकोप के कारण श्रद्धालु मंदिर नहीं जा पा रहे थे। इस वर्ष सारी बंदिशें हटने के बाद देवालयों में भक्तजनों की भीड़ लगी रही। अष्टमी के दिन कन्याओं के साथ साथ अन्य बच्चों को भी भोग खिलाने के लिए लोग अपने अपने घरों से प्रसाद लेकर आए और मंदिर प्रांगण में बच्चों को भोग खिलाया। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ स्तर पर कन्याओं को प्रसाद वितरण किया गया। इस अभियान के तहत प्रतिवर्ष कन्याओं को भोग खिलाया जाता है और पूजन किया जाता है। अभियान की जिला संयोजक माया यादव ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि 2 साल से कोरोना की वजह से आयोजन नहीं किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष नवरात्र के समय अभियान के तहत कन्या पूजन होता है। उनका मानना है कि प्रतिदिन कन्याओं का
हर घर में पूजन होना चाहिए। मां कल्याणी शीतला मंदिर वैशाली नगर में हुए इस आयोजन में सैकड़ों बच्चों को पूरी, हलवा, सब्जी, खीर, लड्डू, फल व आइसक्रीम खिलाया गया। पैरों में महावर भी लगाया गया, साथ ही बिंदी व रुमाल आदि उपहार स्वरूप भेंट किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में ये प्रति वर्ष यह कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें कन्या पूजन का कार्यक्रम होता है। ये पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर किया जाता है और आज जिला भिलाई में जिला संयोजक माया यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष भी उपस्थित है और महिला मोर्चा सभी उपस्थित होकर इसको कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर संपन्न करा रहे हैं। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा, और ये 2 साल से ये कार्यक्रम हम नहीं कर पा रहे थे और अभी बहुत बड़े स्तर पे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि बेटियों के जो रहता है कि महीने में साल में एक बार हम पूजन करते हैं और ये घर घर बेटियों का पूजन हो, यही उद्देश्य को लेके हम चले हैं। पूरी, हलवा, सब्जी और फल वगैरह वितरित किया गया और रुमाल और जो उनको पसंद है बिंदियाँ सब वो सब उनको दान में दी गई, क्योंकि माता की छोटे रूप में इनको पूजा जाता है, तो ये सब उनको दान दिया जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। खैरागढ़ चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन समाप्त हुआ। ऐसे में सियासी पार्टियों ने भी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार प्रसार थमने से एक दिन पूर्व छुई खदान और खैरागढ़ में रोड शो किया। खैरागढ़ क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के जीत के लिए लगातार चुनाव प्रचार की कमान थामे हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां कई जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं चुनाव प्रचार प्रसार शोरगुल थमने के एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के छुई खदान और खैरागढ़ में रोड शो कर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के पक्ष में जनता का वोट मांगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे क्षेत्र में किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो लाभ मिला है उसे लोग भूले नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो जिला बनाने की बात है उसमें सब बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिला बनाने के वादे से एक उत्साह का वातावरण कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है। प्रचार प्रसार के लिए और उसके पूर्व आज छुई खदान में और खैरागढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा रोड शो का आयोजन किया गया है और पूरे क्षेत्र में जहां किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों को जो लाभ मिला है उसको भूले नहीं हैं, लेकिन उससे ऊपर जो यहाँ जिला बनाने की जो बात है वो उस पर सब लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे। एक उत्साह का वातावरण खैरागढ़, छुई खदान और गंडई को जिला का जो सम्मान मिलेगा उससे आम मतदाता अपने आप को गौरवान्वित महसूस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छुई खदान क्षेत्र में रोड शो करने के बाद खैरागढ़ पहुंचकर रोड शो किया और जनता का अभिवादन करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान खैरागढ़ क्षेत्र के चौक चौराहों में स्थानीय लोग और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान खुले वाहन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।